नमस्कार दोस्तों, सोशियोलॉजी पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछली 2 वीडियो से हम मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमने पिछली वीडियो में 25 क्वेश्चन को सॉल्व किया था। इस दूसरी वीडियो में भी हम 25 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है, किसने अपनी पुस्तक द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन में कहा है कि श्रम विभाजन सामाजिक विचारों के इतिहास में एक मील का पत्थर है। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, द सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक के बारे में पूछ रहा है। इसमें श्रम विभाजन के संदर्भ में ये विचार है कि सामाजिक विचारों के इतिहास में एक मील का पत्थर है। किसने कहा है? तो ध्यान रखिएगा, श्रम विभाजन की बात तो इमाइल दुर्खिम करते हैं, किंतु द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन पुस्तक जो है टालकट पार्सन्स महोदय की है, और इस पुस्तक में टालकट पार्सन्स महोदय ने भी श्रम विभाजन के बारे में बात किया हुआ है। तो इस प्रकार से ए विकल्प क्या हो जाता है? सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, शोध से संबंधित प्रश्न है, ओपन एडेड सवाल है जो प्रतिवादी को किसी भी वक्त साक्षात्कार समाप्त करने की अनुमति देते हैं। बी विकल्प है, जो प्रतिवादी को चुनने के लिए संभावित उत्तर का एक सेट प्रस्तुत करते हैं। सी है, जो प्रतिवादी को चुनने के लिए संभावित उत्तर का एक सेट प्रस्तुत नहीं करते हैं, जो पिछले 24 घंटे में जो कुछ भी हुआ है उसे याद करते हैं और प्रतिक्रिया देते हैं। तो ध्यान रखिए दोस्तों, हमारी प्रश्नावली अनुसूची या साक्षात्कार अनुसूची या साक्षात्कार में 2 टाइप के प्रश्न होते हैं। एक होते हैं खुली प्रश्नावली या खुले प्रश्न होते हैं, एक बंद प्रश्न होते हैं। खुले प्रश्न वह होते हैं जिसमें हम सिर्फ प्रश्न रखते हैं, उसके बाद सामने वाले से जो भी इच्छा हो वह कह सकता है या बातें अपनी रख सकता है। किंतु बंद प्रश्न वो होते हैं जिसमें क्या होता है कि हम कुछ विकल्प देते हैं, हाँ नहीं या 4-5 विकल्प देते हैं, और उनमें से ही उनको चुनाव करने का होता है, तो उसे हम बंद कहते हैं। तो जो खुला प्रश्न वाला साक्षात्कार या अनुसूची या प्रश्नावली होती है उसको ओपन एडेड बोलते हैं। बंद प्रश्नावली वो या साक्षात्कार या कहें तो अनुसूची वह होती है जिसमें प्रश्नों के विकल्प दिए होते हैं। तो यहाँ पूछा हुआ है ओपन एडेड, तो इसमें क्या होता है, हम कोई विकल्प नहीं देते हैं। तो इस प्रकार से जो प्रतिवादी को चुनने के लिए संभावित उत्तर का सेट नहीं देते हैं, तो इस प्रकार से सी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसमें हम प्रतिभागी को चुनने के लिए संभावित उत्तर का सेट नहीं प्रस्तुत करते हैं, हम प्रश्न करते हैं, सामने वाला क्या करता है उसका जवाब देता है। बड़े उसमें उसके मर्जी से कुछ भी जवाब दे सकता है, उसमें उसके पास संभावित उत्तर का सेट नहीं होता है। अगला प्रश्न है, यह भी शोध से संबंधित प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक गैर संभाव्यता नमूना विधि नहीं है? ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए असत्य है, सत्य है, नहीं है, तो आप पहले उसको ध्यान रखिए कि ये पूछा क्या है कि गैर संभाव्यता नमूना नहीं है, नॉन प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है। तो आप लोग जान लीजिएगा, हमेशा सैम्पलिंग मेथड में 2 मेथड होते हैं। एक होता है संभाव्यता प्रोबेबिलिटी जिसको बोलते हैं, दूसरा होता है गैर संभाव्यता। गैर संभाव्यता और संभाव्यता में अंतर यह होता है कि जिसमें उस इकाई के सभी इकाइयों के चुने जाने के अवसर समान होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? संभाव्यता या प्रोबेबिलिटी नमूना। और जिसमें क्या होता है, हम अपनी इच्छा या मर्जी से कुछ
ऐसे व्यक्तियों का चुनाव करते हैं जिससे हमारा उद्देश्यों की पूर्ति हो, तब उसे हम गैर संभाव्यता नमूना के नाम से जानते हैं। तो इसमें पूछा है गैर संभाव्यता नमूना नहीं है, अर्थात पूछने का मतलब इसमें ये पूछना चाह रहा है कि कौन जो है इसमें से प्रोबेबिलिटी यानी संभाव्यता नमूना सैंपलिंग है। तो ध्यान रखिएगा, निर्णयन नमूना जो होता है, जजमेंटल सैंपलिंग जो होता है, ये संभाव्यता नमूना नहीं, ये गैर संभाव्यता में आता है। कोटा नमूना भी गैर संभाव्यता में आता है। स्नोबॉल सैंपलिंग जो होता है ये भी गैर संभाव्यता में आता है। यादृच्छिक यानी रैंडम सैंपलिंग, जिसे दैव निदर्शन के नाम से जाना जाता है, यह जो होता है संभाव्यता नमूना के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अभी जो यूपीएचएससी की परीक्षा हुई है उसमें भी ये पूछा हुआ था कौन सा यादृच्छिक नमूना यानी दैव निदर्शन का प्रकार है। उसमें से 3 दैव निदर्शन के प्रकार दिए हुए थे। तो यह भी प्रश्न बनता है, तो आप लोग ध्यान रख लीजिए। दैव निदर्शन विधि में सबसे महत्वपूर्ण विधि में उपयोग की जाती है 2 विधियां हैं, एक है लॉटरी विधि और एक है टिप्पण विधि। और भी विधियां हैं जो दैव निदर्शन से संबंधित, लेकिन अधिकांशतः व्यक्तियों द्वारा, शोधार्थियों द्वारा इसका उपयोग अधिक किया जाता है, लॉटरी विधि या फिर टिप्पण विधि की बात करें। उसके बाद और एक विधि है फीसर और इट्स विधि के नाम से भी जाना जाता है। तो यह सब भी क्या है, दैव निदर्शन के प्रकार हैं। इसमें जितने भी उस क्षेत्र का जहाँ पे हम अध्ययन करने जा रहे हैं सभी को चुने जाने के समान अवसर उपलब्ध होते हैं। इसमें से कोई भी व्यक्ति चुना जा सकता है। अगला प्रश्न है, द जजमानी व्यवस्था पुस्तक के लेखक कौन हैं। ध्यान रखिएगा, अभी पिछली वाली वीडियो में भी मैंने बताया था जजमानी व्यवस्था का अध्ययन जो है, विकल्प में देख लीजिएगा, विलियम ऑकबर्न हैं, विलियम वाइजर हैं, विलियम डेविस हैं, विलियम बी कैमरन हैं। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहली बार जो है जजमानी व्यवस्था का अध्ययन विलियम वाइजर महोदय ने उत्तर प्रदेश के करीमपुर गांव का अध्ययन करते हैं और यह द हिंदू जजमानी व्यवस्था नामक पुस्तक लिखते हैं। और उसमें इन्होंने बताया कि हिंदू जजमानी व्यवस्था जो है यह प्रकार्यात्मक है, इसमें समाज के समस्त जातियों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, एक दूसरे से संगठन बना रहता है। इस प्रकार की बात जो है विलियम वाइजर महोदय कहते हैं। द हिंदू जजमानी सिस्टम पुस्तक लिखते हैं और इसी पुस्तक में जजमानी व्यवस्था का उल्लेख करते हैं। यदि हम बात करें कि जजमानी व्यवस्था को किसने दुष्प्रकार्यात्मक माना है, तो यह है आपके ऑस्कर लेविस महोदय ने इसे क्या माना है, दुष्प्रकार्यात्मक, यानी यह शोषणकारी व्यवस्था है। उन्होंने बताया कि जो जजमान होते हैं वो करीम, जो सेवा देने वाली जातियां होती हैं जिसे करीम कहा जाता है, उनका क्या करती हैं, शोषण करती हैं, ऐसा ऑस्कर लेविस महोदय ने कहा था। जबकि विलियम वाइजर महोदय ने इसे प्रकार्यात्मक माना है। तो अभी पिछली वीडियो में मैंने बताया था, ये पूछा था किसने प्रकार्यात्मक माना है, तो विलियम वाइजर ने इसे प्रकार्यात्मक माना है। अगला प्रश्न है, लहड़ीबाई का संबंध किससे है। ध्यान रखिएगा, लहड़ीबाई एक महिला हैं, जनजाति महिला। तो इनका संबंध किससे है, मिलेट, पेंटिंग, पारंपरिक चिकित्सा, टैटू। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह जो हैं लहड़ीबाई भील जनजाति से आती हैं और यह जो हैं मिलेट्स यानी मोटे अनाज, जिसे मोटे अनाज कहा जाता है। मोटे अनाज कहने का मतलब यहाँ पे मिलेट्स में जैसे गेहूं और चावल को मोटे अनाज में नहीं रखा जाता, बाजरा है, मक्का है, ये सब। तो मोटे अनाज की परिभाषा में मिलेट्स जिसे कहा जाएगा, तो साइंस की भाषा में कहा जाए तो जिसमें ग्लूटेन पाया जाता है, एक तत्व होता है जिसमें ग्लूटेन पाया जाता है, वह मोटे अनाज के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी सभी अनाजों को इसमें मोटे अनाज के अंतर्गत, जिसे मिलेट्स कहा जाता है, रखा गया है।
तो लहरी बाई जो हैं मोटे अनाजों के जो परंपरागत तरीके थे, वो उससे अनाज जो उगाए जाते थे उन अनाजों का संग्रह करने वाली महिला थी। तो इस प्रकार से इनका संबंध जो है मिलेट से है। लहरी बाई को अभी इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सैला किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? सैला पूछा हुआ है कि सैला नृत्य किस जनजाति में प्रमुख रूप से पाया जाता है? विकल्प में है कोरकू, बैगा, गोंड, सहरिया। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह चारों जनजातियां सभी मध्य प्रदेश राज्य में निवास करती हैं। यदि ये सैला नृत्य की बात करें तो यह जो है गोंड जनजाति में देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से सी विकल्प क्या हो जाता है, सही हो जाता है। अब गोंड जनजाति के बारे में बात करें, और भी इससे बहुत प्रश्न बनते हैं, बार बार किसी न किसी परीक्षा में पूछा ही जाता है। तो गोंड जो है यह भारत की सबसे बड़ी जनजाति है और इसकी जनसंख्या लगभग भारत में 11.5 मिलियन के आसपास है। 11.3 मिलियन जो है गोंड जनजाति देखने को मिलते हैं। और अगर यह बात करें तो यह सभी भारत के सभी राज्यों में देखने को मिलते हैं। अधिकांशतः यह मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश के लगभग दक्षिणी वाले भाग में देखा जाए तो यहाँ से बालाघाट वाले क्षेत्रों में गोंड जनजाति देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से अगर गोंड की बात करें तो गोंड का अध्ययन जो है गोंड की उप जनजाति है मारिया, और मारिया जनजाति का अध्ययन जो है बेरियन एल्विन करते हैं और उसके घोटिल का उल्लेख करते हैं। तो गोंड जनजाति में के युवा गृह को घोटुल कहा जाता है। यह कई बार परीक्षाओं में पूछा हुआ है कि गोंड जनजाति के युवा गृह का क्या नाम है, तो इसे घोटुल कहा जाता है। और साथ साथ इसकी नृत्य, ये तो सैला नृत्य है, इसके अलावा भी कई नृत्य जो है गोंड जाति को बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे कर्मा नृत्य है, सैला नृत्य है, ढेमसा नृत्य बोला जाता है, एक रीना नृत्य करके नाम आता है, और गोंचो नृत्य भी गोंड जनजाति की बहुत फेमस है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रथियास किस जनजाति की उपजाति है? जनजाति की किस जनजाति की उपजनजाति जो है रथियास है? विकल्प में है गोंड, भील, सहरिया, कोरकू। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली जनजातियों में भील जनजाति की उपजनजाति है रथियास, और यह जो है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। अभी हमने बताया गोंड जनजाति जो है वह भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। यदि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति की बात करें तो पहले जो है गोंड ही मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति हुआ करती थी, किंतु 2011 की जनगणना के बाद देखा जाए तो भील सबसे बड़ी जनजाति है, और यह मध्य प्रदेश के लगभग पश्चिमी भागों में जैसे मालवा वाले क्षेत्रों में यह सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। और इसकी अन्य उपजातियों की बात करें तो भील है, भील की उपजाति है रथियास। उसके अलावा एक बहुत प्रमुख जनजाति उपजाति है इस जनजाति की भिलाला, और यह आप लोगों ने सुना ही होगा एक बहुत प्रसिद्ध मेला लगता है भीलों में, भगोरिया नृत्य जिसको नाम से जाता है। भगोरिया मेला जो है यह नवरात्रि के समय पे लगता है, तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह भी पूछा जाता है किस जनजाति का मेला जो है भगोरिया मेला है, तो यह भील का है। और भीलों के प्रमुख नायक रहे हैं टाट्या भील, जिसे अंग्रेज़ों ने रॉबिन हुड की उपाधि दी है। तो यह भी पूछा जाता है कि इसे इंडियन रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता है, तो टाट्या भील हैं जो इनके एक स्वतंत्रता सेनानी के नाम से भी जाने जाते हैं। यदि हम बात करें भील जनजाति में नृत्य के बारे में चर्चा करें तो इसमें घूमर नृत्य जो है इनका पारंपरिक नृत्य है, और इसकी एक पेंटिंग है बहुत फेमस है। बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि किस जनजाति से संबंधित है, तो यह पिथौरा
पेंटिंग के नाम से जाना जाता है। ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप के यह सामान्य ज्ञान भी एमपी सामान्य ज्ञान में भी पूछा जाता है। पिथौरा चित्रकला किससे संबंधित है? तो भील से है। घूमर नृत्य इनकी पारंपरिक नृत्य के नाम से जाना जाता है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, लघु समुदाय मानवता के समस्त इतिहास में मनुष्य जीवन का संघर्ष प्रबल स्वरूप है। लघु समुदाय की परिभाषा किसने दी है? लघु समुदाय की परिभाषा है कि लघु समुदाय मानवता के समस्त इतिहास में मनुष्य जीवन का संघर्ष प्रबल स्वरूप है। तो रॉबर्ट रेडफील्ड, मैकमेरियट, बी.आर. चौहान, मजूमदार। तो दोस्तों लघु समुदाय का अध्ययन सबसे पहली बार अध्ययन जो है टोबियाना द्वीप समूह के चानकोम गांव का अध्ययन करते हैं रेडफील्ड महोदय, और इस प्रकार की लघु समुदाय की अवधारणा को रखते हैं। तो इस प्रकार से ए विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। रॉबर्ट रेडफील्ड महोदय ने लघु समुदाय की 4 विशेषताओं का उल्लेख किया हुआ है। यह बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कौन सी विशेषताओं का उल्लेख किया है। तो यह है एक लघुता, दूसरा समता, समरूपता और आत्मनिर्भरता। यह जो है लघु समुदाय की 4 प्रमुख विशेषताएं हैं जिसका उल्लेख रॉबर्ट रेडफील्ड महोदय ने किया है। उसके बाद जो है भारतीय समाज में इसका परीक्षण करते हैं कि क्या भारतीय गांव भी लघु समुदाय हैं। तो सबसे पहला अध्ययन जो प्रमुख अध्ययन है बी.आर. चौहान ने जो है राजस्थान का एक गांव है, राजस्थान का राड़ोवती गांव का अध्ययन करते हैं, और ये पाते हैं कि जो रॉबर्ट रेडफील्ड ने 4 प्रकार की विशेषताएं बताई लघु समुदाय की, उसकी 2 विशेषताएं जो है भारतीय समाज में देखने को मिलती है, भारतीय गांव में मिलते हैं, 2 नहीं हैं। तो इस प्रकार से एक तो बताते हैं कि लघुता यानी भारतीय गांव जो होते हैं लघु होते हैं, ये तो सही है। उसके साथ साथ समरूपता देखने को मिलती है, 2 विशेषताएं पाते हैं। समानता गांव में देखने को नहीं मिलती क्योंकि गांव में विभिन्न जाति के लोग रहते हैं, तो यह जातियां एक दूसरे के समान नहीं हैं। तो इस प्रकार से समानता देखने को नहीं मिलती है, जबकि समरूपता देखने को मिलती है कि प्रत्येक गांव एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं। और आत्मनिर्भरता नहीं पाई जाती क्योंकि सभी गांव दूसरे गांव से कुछ न कुछ लेते रहते हैं, शादी विवाह के अवसरों में आते जाते रहते हैं। तो इस प्रकार से आत्मनिर्भरता भी नहीं पाई जाती। ऐसा जो है बी.आर. चौहान महोदय ने लघु समुदाय के संदर्भ में बताया हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संरचना को प्रमुख समूहों और संस्थाओं का समूह मानता है जो समाज का निर्माण करते हैं? विकल्प में है एम. जिन्सबर्ग, एच. स्पेंसर, अगस्त काम्टे, C.W. मिल्स। तो दोस्तों यह परिभाषा जो है सामाजिक संरचना को प्रमुख समूहों और संस्थाओं का समूह मानता है जो समाज का निर्माण करता है, ऐसी परिभाषा जो है जिन्सबर्ग महोदय ने दिया हुआ है। तो इस प्रकार से ए विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, योगेंद्र सिंह के अनुसार नृजातीय समूह संस्कृति और सामाजिक संरचना में विभिन्न आयामों के क्षेत्र, खाली स्थान है, संस्कृति और फिर खाली स्थान है, पर समरूपता प्रदर्शित करता है। विकल्प में है धर्म, मूल्य, भाषा, रिवाज, परंपरा, धार्मिक संस्कार, लोकगीत और भाषा। तो दोस्तों इसमें जो है भाषा और रिवाज का उल्लेख जो है योगेंद्र सिंह ने किया है। तो इस प्रकार से हो जाएगा, योगेंद्र सिंह के अनुसार नृजातीय समूह संस्कृति और सामाजिक संरचना में विभिन्न आयामों के क्षेत्र, भाषा, संस्कृति और रिवाज पर समरूपता प्रदर्शित करता है, ऐसा योगेंद्र सिंह ने कहा है। अगला प्रश्न है, खाली स्थान है,
ने बताया कि 20वीं सदी की दूसरी तिमाही में अमीर और उच्च स्तर के लोग मनपसंद दूल्हे को प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक धन दहेज के रूप में देते थे। यानी कि मनपसंद दूल्हे को प्राप्त करने के लिए अधिक दहेज देते थे। कौन लोग? उच्च और अमीर लोग जो थे वह दूल्हे को प्राप्त करने के लिए, यानी अपनी बेटी की शादी के लिए, अच्छे दूल्हे के लिए बहुत अधिक दहेज देते थे। ऐसी बात जो है कौन करता है? एस.सी. दुबे, जी.एस. घुरिये, डी.पी. मुखर्जी, एम.एन. श्रीनिवास। तो दोस्तों इस प्रकार की परिभाषा को बताते हैं, ऐसी बात जो कहते हैं वह एम.एन. श्रीनिवास महोदय ने किया है। तो डी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एम.एन. श्रीनिवास जो हैं दक्षिण भारत के कुर्गों का अध्ययन करते हैं और रामपुरा गांव का अध्ययन करते हैं। इनसे बनने वाले और भी प्रश्न हैं, जैसे इन्होंने प्रभुजात की अवधारणा को दिया है, संस्कृतिकरण की अवधारणा दिया, पश्चिमीकरण की अवधारणा को देते हैं। इनकी कई पुस्तकें हैं जो परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, जैसे डोमिनेंट कास्ट इनकी एक पुस्तक है, और उसके साथ साथ इन्होंने जो है सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक को लिखा है। रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कुर्स ऑफ साउथ इंडिया इनकी पुस्तक है। उसके बाद द रिमेंबर्ड विलेज इनकी पुस्तक है। इंडियाज़ विलेजेस इनकी पुस्तक है। तो ये सभी पुस्तक किसी न किसी परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं, बार बार ये परीक्षाओं में पूछा गया है, तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। और एक इनकी बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है, इन्होंने जाति में गतिशीलता की बात किया है। हाँ, इन्होंने जाति में गतिशीलता के बारे में बताया कि यह पद मूलक होता है, यानी संस्कृतिकरण के माध्यम से जनजातियों में परिवर्तन आता है, जाति में परिवर्तन आता है, किंतु परिवर्तन पूरी जाति की संरचना में नहीं आता। जो जाति संस्कृतिकरण को अपनाती है 2-3 पीढ़ियों के बाद उसके पद मूलक परिवर्तन होता है, उसकी परिस्थिति में थोड़ा बहुत परिवर्तन आ जाता है। ऐसी बात जो है एम.एन. श्रीनिवास महोदय ने किया हुआ है। अगला प्रश्न है, द अनटचेबल्स हु वेयर दे एंड व्हाई दे बिकम अनटचेबल पुस्तक के लेखक कौन हैं? जिन्ना, नेहरू, गांधी, अंबेडकर। तो दोस्तों द अनटचेबल हु वेयर दे एंड वाई दे बिकम अनटचेबल पुस्तक के लेखक जो हैं बी.आर. अंबेडकर महोदय हैं। तो इस प्रकार से डी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बी.आर. अंबेडकर महोदय जो है संविधान के निर्माता के नाम से भी जाने जाते हैं। यह सभी प्रश्नों में पूछा जाता है, राजनीति विज्ञान में भी पूछे जाते हैं, इतिहास में भी पूछा जाता है। स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, संविधान के निर्माता रहे हैं, समाजशास्त्र और लगभग सभी प्रश्नों में, जीएस के प्रश्नों में भी पूछा जाता है। तो इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इनका जन्म जो है 14 अप्रैल जो है, ध्यान रखिएगा कि इनका जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मध्य प्रदेश के इंदौर ज़िले के एक क्षेत्र है महू में इनका जन्म हुआ था। और बात करें तो ये एक दलित परिवार से थे। यह भी कई बार परीक्षाओं में पूछा हुआ है। तो किस जाति से थे? तो कुछ लोग इनको चमार जाति से कहते हैं, लेकिन तो इनकी जाति जो थी महार थी। तो ध्यान रखिएगा इसको दोस्तों, विकल्प कई बार ये परीक्षाओं में पूछा हुआ है कि किस जाति से थे अंबेडकर जी, तो महार जाति से थे। और इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को इंदौर के महू में हुआ था। और इनकी मृत्यु जो है 6 दिसंबर को, जिसे परिनिर्वाण दिवस के नाम से भी मनाया जाता है, 6 दिसंबर, और 1956 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और ये जो है बहुत विद्वान व्यक्ति थे। और दूसरी बात इनको बता दें कि यह जो है कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन ऑफ इकोनॉमिक्स विश्वविद्यालय से शोध कार्य को किया था। तो
और यह प्रारूप समिति के सदस्य अध्यक्ष भी रहे थे। तो इस सबको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यह जो है अम्बेडकर जी से ये से भी प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। अगला प्रश्न है, भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम लागू हुआ। भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम कब लागू हुआ था, इसके बारे में पूछ रहा है। 1947 में, 1952 ईस्वी में, 1955 में, 1988 ईस्वी में। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम जो है वह 1988 ईस्वी में आया था। उसके बाद जो है इसमें 2013 में संशोधन करने के लिए जो है यह संसद में प्रस्तुत किया गया, किंतु कुछ खामियों की वजह से यह पास नहीं हो पाया। फिर इसे 2017 में पेश किया गया और यह संसद में पास होने के बाद कानून बनता है। 2018 में फिर से इसमें संशोधन हो जाता है। तो इस प्रकार से अगर बात करें, भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 में पारित होता है, किंतु भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम संशोधन कब हुआ था, तो यह भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम जो है 2018 में इसमें क्या होता है, संशोधन होता है। तो कभी कभी संशोधन ही पूछ लेता है, तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा कि संशोधन जो है 2018 में हुआ था। लुई डूमा के ग्राम समुदाय के विश्लेषण के अनुसार उनकी प्राथमिक विशेषता क्या थी। लुई डूमा एक भारतीय विद्याशास्त्री परिप्रेक्ष्य के सिद्धांतवेत्ता थे। ग्राम समुदाय के विश्लेषण में किसे इन्होंने प्रमुखता दी है, तो लुई डूमा ने होमो इरेक्टस पुस्तक की रचना की है और भारतीय विद्याशास्त्री परिप्रेक्ष्य के समर्थक रहे हैं। इन्होंने जाति और नातेदारी को प्रमुखता दी है, अपने अध्ययन में जाति और नातेदारी को उन्होंने प्रमुखता दी है। तो इस प्रकार से ए विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। साथ साथ बात करें तो उन्होंने जात के संदर्भ में जो है शुचिता और प्रदूषण की बात की है। तो यह कई बार परीक्षाओं में पूछा हुआ है, तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा सिद्धांत जनसंख्या के आकार और धन के उत्पादन के बीच का संबंध का अध्ययन करता है। जनसंख्या के आकार और धन के उत्पादन के बीच क्या संबंध का अध्ययन करता है, कौन सा सिद्धांत है। जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत, शून्य जनसंख्या वृद्धि, घनत्व सिद्धांत, इष्टतम जनसंख्या सिद्धांत। तो दोस्तों, इष्टतम जनसंख्या सिद्धांत जो है वह जनसंख्या के आकार और धन के उत्पादन के बीच का संबंध का अध्ययन करता है। तो इस प्रकार से डी विकल्प सही हो जाएगा। इष्टतम जनसंख्या का मतलब यह होता है कि इष्टतम जनसंख्या वह जनसंख्या का आकार है जो किसी क्षेत्र के लिए सर्वोत्तम होता है, जिसमें संसाधन और पर्यावरण के बीच संतुलन बना रहे। ऐसे अगर हम किताबी भाषा में न बात करके हम सीधे सीधे बात करें, किसी क्षेत्र के संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने की जनसंख्या को ही हम क्या कहते हैं, इष्टतम जनसंख्या। यदि हम संसाधनों से अधिक जनसंख्या को वहाँ ला देते हैं या आ जाती है, जनसंख्या हो जाती है, तो वह जनसंख्या अधिक हो जाएगी और हम जो है प्रकृति का दोहन करने लगेंगे, तो वह इष्टतम जनसंख्या नहीं कहलाएगी। और यदि जनसंख्या कम भी हुई किसी जगह क्षेत्र की, संसाधनों के उपयोग से भी कम हुई, तो संसाधन बेकार जाने लगेंगे। तो इस प्रकार से विद्वानों ने जो है, इसमें सबसे प्रमुख विद्वान थे एडविन केनन। सबसे पहली बार इन्होंने इस सिद्धांत को दिया था कि न जनसंख्या बहुत अधिक हो न जनसंख्या बहुत कम हो, यानी कि प्राकृतिक संसाधनों का उचित उपयोग किया जा सके, इतनी जनसंख्या होनी चाहिए। उसी को उन्होंने इष्टतम जनसंख्या सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहली बार एडविन केनन महोदय ने वेल्थ पुस्तक में इसको इष्टतम जनसंख्या सिद्धांत को रखा था। उसके बाद कई विद्वान हैं जो इसके समर्थक रहे हैं। तो यह भी पूछा जाता है इष्टतम जनसंख्या सिद्धांत के समर्थक कौन हैं, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। रॉबिन्स हैं, डाल्टन हैं, उसके बाद कार्ल सैंडर्स हैं और उसके बाद सिडविक हैं।
ये 4 विद्वान इसके समर्थक भी रहे हैं, जबकि इष्टतम जनसंख्या सिद्धांत के प्रतिपादक जो हैं एडविन केनिन महोदय हैं। इनकी एडविन केनिन महोदय की वेल्थ नामक पुस्तक है, तो यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा को पुरानी पीढ़ी द्वारा उन लोगों पर की जाने वाली कार्यवाही के रूप में जो अभी तक सामाजिक जीवन के लिए तैयार नहीं है, कौन परिभाषित करता है? तो विकल्प में है मूरे, दुर्खिम, स्पेंसर, रास। शिक्षा को पुरानी पीढ़ी के द्वारा उन लोगों पर की जाने वाली कार्रवाई के रूप में जो अभी तक सामाजिक जीवन के लिए तैयार नहीं है के रूप में परिभाषा जो है, यह परिभाषा दुर्खिम महोदय की है। तो इस प्रकार से बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दुर्खिम के बारे में यदि बात करें तो इन्होंने धर्म का सामाजिक सिद्धांत दिया हुआ है और अरुंटा जनजाति, ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति है, उसका अध्ययन करते हैं और बताते हैं कि धर्म की उत्पत्ति कैसे होती है, सामाजिक कारकों की वजह से धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा इन्होंने किया हुआ है। इन्होंने आत्महत्या का सामाजिक सिद्धांत भी दिया हुआ है कि आत्महत्या के लिए समाज किस प्रकार से जिम्मेदार है, इसकी चर्चा करते हैं। उसके साथ साथ इनकी बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है श्रम विभाजन का सिद्धांत। श्रम विभाजन के सिद्धांत में इन्होंने बताया कि जैसे जैसे जनसंख्या घनत्व बढ़ता जाता है, इसी प्रकार से समाज में श्रम विभाजन भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। जब जनसंख्या कम रहती है तो श्रम विभाजन बहुत कम देखने को मिलता है। जनसंख्या का घनत्व जैसे जैसे बढ़ता जाता है, श्रम विभाजन क्या होता है, बढ़ता जाता है। इन्होंने समाजशास्त्र के बारे में कहा कि समाजशास्त्र जो है सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। और बात करें इनकी पुस्तकों में तो इनकी पुस्तकें बार बार पूछी जाती हैं। रूल्स ऑफ सोशलॉजिकल मेथड इनकी पुस्तक है, सोसाइटी इनकी पुस्तक है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, खाली स्थान है, किसने जो है निर्जाति समूहों को 6 भागों में बांटा है जिसने भारतीय जनसंख्या संबंधित वो हैं निग्रोटो, प्रोटो-ऑस्ट्रालॉयड, मंगोलॉयड, मेडिटेरियन और द्रविड़ियन, वेस्टर्न बेचीसेफल्स, नॉर्डिक। 6 प्रकार की प्रजातियों की बात कौन करता है? तो यह कई बार मैंने उल्लेख किया है। 6 बार जो है 6 प्रकार की प्रजातियों का उल्लेख जो है BS गुहा महोदय ने किया है। तो इस प्रकार से डी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यदि हम बात करें कि कभी कभी यह भी पूछा जाता है कि भारतीय समाज के प्रजाति समूहों को 7 प्रजाति समूहों में किसने विभाजित किया है, तो ये हैं हर्बर्ट रिजले महोदय हैं। तो रिजले की बात करेंगे तो वह 7 भागों में बांटते हैं भारतीय प्रजातियों को, और BS गुहा जो है 6 भागों में विभाजित करते हैं। 6 का नाम यहाँ दिया हुआ है, निग्रोटो, प्रोटो-ऑस्ट्रालॉयड, मंगोलॉयड, मेडिटेरियन और द्रविड़ियन, वेस्टर्न ब्रैचिसेफल्स और नॉर्डिक। यह 6 प्रकार की जो है प्रजाति की बात जो है BS गुहा करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्येक संरचनात्मक इकाई प्रकार्यात्मक भूमिका निभाने वाली इकाई होती है, यह किसने कहा है? समाज की संरचना की प्रत्येक इकाइयाँ जो होती हैं प्रकार्यात्मक भूमिका निभाती हैं। ये इस प्रकार को जिसे प्रकार्यात्मक अपरिहार्यता भी कहा जाता है, यानी कि वह इकाई किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति अवश्य करती है। तो इस प्रकार से विकल्प में है कार्ल मार्क्स, विल्फ्रेड पेरेटो, लुईस कोचर, रेडक्लिफ ब्राउन। तो ध्यान रखिएगा, प्रकारवादियों की बात करें, संरचनात्मक प्रकारवादी की बात करें तो इसमें है रेडक्लिफ ब्राउन महोदय। इन्होंने ही कहा था कि समाज की संरचना की इकाई जो है प्रकार्यात्मक भूमिका निभाती है। प्रकार्यात्मक अपरिहार्यता की अवधारणा जो है रेडक्लिफ ब्राउन महोदय की है। जबकि इसी के विरोध में, इसी की आलोचना में मर्टन ने कहा कि यह जरूरी नहीं है कि प्रत्येक इकाई
जो है प्रकारात्मक होती ही है, कभी कभी क्या होती है अप्रकारात्मक या दुष्प्रकारात्मक होती है, तो उसके जगह पे कोई दूसरी इकाई भी कार्य करती है, जिसे हम कहते हैं प्रकार्यात्मक विकल्पता की बात जो है मर्टन ने किया है। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शोध तकनीक ग्राफिकल और संख्यात्मक डाटा प्रतिनिधि पर आधारित है? ध्यान रखिएगा, संख्यात्मक डाटा प्रतिनिधि पर आधारित है। तो सबसे पहले ध्यान रखिए, गुणात्मक जो होता है यह जो है जिसे मात्रात्मक कहा जाता है, तो यह जो है संख्यात्मक डाटा पर नहीं होता है, ये व्यवहारिक डाटा पे होता है। जैसे केस स्टडी मेथड जो होता है, तो ये सब गुणात्मक होते हैं। समाज से संबंधित कुछ ऐसे भी तथ्य होते हैं जो गुणात्मक होते हैं, तो ये नहीं होगा। मिश्रित की बात यहाँ नहीं कर रहा है, क्योंकि यह संख्यात्मक डाटा या ग्राफिकल की बात कर रहा है, तो यह मिश्रित भी नहीं होगा। और नृजाति में जो होता है ये क्या होता है, ये भी जो होता है क्या कहें इसको, नृजाति में हम क्या होता है व्यवहारिक होते हैं, यह गुणात्मक होता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जो संख्यात्मक डाटा का प्रतिनिधित्व करता है वो क्या होता है, कौन से प्रकार का अध्ययन है, तो वह मात्रात्मक होता है। तो इस प्रकार से बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस समाजशास्त्री ने आधुनिकता से जुड़े हुए भ्रमपूर्ण विचारों का खंडन अपनी पुस्तक मिस्टेकन मॉडर्निटी में किया है? तो विकल्प में है डिगे, जुर्गन हेबरमास, दीपांकर गुप्ता, योगेंद्र सिंह। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये आप लोग बहुत इजी प्रश्न है, कई बार आप लोगों ने देखा होगा। मिस्टेकन मॉडर्निटी पुस्तक सन 2000 में आई थी। यह पुस्तक जो है दीपांकर गुप्ता महोदय की है। इस पुस्तक में दीपांकर गुप्ता ने जो है बताया कि जो पश्चिमी वेशभूषा, रहन सहन, खान पान को हम अपना रहे हैं, जिसे हम आधुनिकता मान रहे हैं, यह आधुनिकता न हो करके पश्चिम का क्या है, विषैलाकरण है। कभी कभी यह भी अवधारणा पूछा जाता है, पश्चिम का विषैलाकरण, वेस्टर्नाइजेशन के बोलते हैं इसको, पश्चिम का विषैलाकरण हिंदी में है। किसने कहा है, तो ये दीपांकर गुप्ता ने कहा है कि इस पुस्तक में मिस्टेकन मॉडर्निटी पुस्तक में कहा कि पश्चिम के खान पान, रहन सहन, व्यवहार को हम क्या कह लेते हैं, अपनाते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, ये आधुनिकता है। तो यह आधुनिकता नहीं है, दीपांकर गुप्ता कहते हैं ये पश्चिम का क्या है, विषैलाकरण है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, मैकमेरियट ने आधुनिक विकास और परंपराओं के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए किस गांव का चयन किया था? मैकमेरियट ने किस गांव का अध्ययन किया है? तो रामपुर गांव का अध्ययन जो है मैकमेरियट महोदय ने नहीं किया है। रामपुर गांव की बात करें तो यह जो है रामपुरा गांव का अध्ययन जो है श्रीनिवास करते हैं, जबकि रामपुर गांव का अध्ययन ऑस्कर लेविस और रॉबर्ट रेडफील्ड महोदय ने किया है। तो यह विकल्प गलत हो जाएगा, क्योंकि रामपुर गांव का अध्ययन जो है ऑस्कर लेविस और रेडफील्ड ने किया है। अगर यहीं पे होता रामपुरा तो यह एम.एन. श्रीनिवास है, जो दक्षिण भारत का अध्ययन करते हैं। करीमपुर गांव अभी मैंने उल्लेख किया, इसके बारे में बताया कि करीमपुर गांव का अध्ययन जो है विलियम वाइजर महोदय ने किया था, और जजमानी व्यवस्था का उल्लेख वहाँ हुआ है। श्रीपुरम गांव, जिसे अग्रहरम गांव के नाम से जाना जाता है, इसका अध्ययन जो है आंद्रे बेत्ते ने किया है। इसी श्रीपुरम गांव को ही उन्होंने अग्रहरम गांव के नाम से बुलाया था, तो ये है आंद्रे बेत्ते महोदय। जबकि मैकमेरियट ने किशनगढ़ी गांव का अध्ययन किया था। तो इस प्रकार से डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और मैकमेरियट ने किशनगढ़ी गांव का अध्ययन करते हैं और दो अवधारणाएं देते हैं, जो स्थानीयकरण और सार्वभौमिकीकरण के नाम से जाना जाता है। स्थानीयकरण का मतलब होता है इसमें जो है
बड़ी परंपराएं धीरे धीरे छोटे स्तर पे अपने स्वरूप में थोड़ा बहुत चेंज के साथ स्थानीय स्तर पे आ जाती हैं, और कुछ ऐसी परंपराएं होती हैं जो धीरे धीरे छोटे स्तर से धीरे धीरे बढ़ते हुए पूरे देश में या पूरे विश्व में फैल जाती हैं। तो इसे हम कहते हैं सार्वभौमिकीकरण। जैसे कुछ छोटे त्यौहार थे, जैसे छठ पूजा पहले बिहार में पाई जाती थी, अब धीरे धीरे इसका फैलाव हुआ और यह लगभग पूरे भारत में पाई जाती है। तो जहाँ जहाँ भी बिहार से संबंधित लोग रहते हैं वहाँ देखने को मिल जाती है। तो इस प्रकार से यह क्या हुआ, लघु परंपरा का सार्वभौमिकीकरण हुआ। तो इस प्रकार से और देखा जाए तो स्थानीयकरण और सार्वभौमिकीकरण की अवधारणा जो है मैकमेरेट ने कहाँ का अध्ययन किया था, किशनगढ़ी गांव का अध्ययन करके इसको देते हैं। तो इस प्रकार से डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रामीण समुदाय छोटे गणतंत्र की तरह हैं, इनके पास वह सब है जो अपने लिए चाहते हैं, यह कथन किसका है। ग्रामीण समुदाय छोटे गणतंत्र हैं, यही कभी कभी इतना ही प्रश्न पूछ दिया जाता है कि लघु समुदाय छोटे गणतंत्र हैं, किसने कहा है। बहुत सरल सवाल है, ध्यान रखिएगा। विकल्प में है हेनरी मेन, कार्ल मार्क्स, चार्ल्स मेटकाफ, ए.एम. शाह। तो दोस्तों, ग्रामीण समुदाय छोटे गणराज्य गणतंत्र की तरह हैं, यह कोटेशन जो है चार्ल्स मेटकाफ महोदय का है। तो इस प्रकार से सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिम्मेदार प्रवासन और लोगों की गतिशीलता से संबंधित सतत विकास लक्ष्य है। लक्ष्य है 9.7, 10.7, 10.2, 9.2। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिम्मेदार प्रवासन और लोगों की गतिशीलता संबंधित सतत विकास लक्ष्य जो है वो 10.7 है। तो इस प्रकार से बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, इससे कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवासन के खिंचाव का कारक का उदाहरण है। प्रवासन के खिंचाव के कारक का उदाहरण है कौन सा। ध्यान रखिएगा, इसमें जो विकल्प दिया हुआ है सभी कारक जो है प्रवासन के हैं, लेकिन इसमें पूछा हुआ है खिंचाव का कारक। तो अभी आप लोगों को बताएंगे खिंचाव का कारक होता है। देखिएगा, धार्मिक उत्पीड़न, प्राकृतिक आपदाएं, नौकरी के अवसर, सशस्त्र संघर्ष, यह सभी क्या है प्रवासन के कारण रहे हैं। लेकिन प्रवासन के कारणों में दो टाइप्स के प्रवासन के कारण होते हैं। एक होता है जिसे हम पुल फैक्टर कहते हैं, एक होता है पुश फैक्टर। पुल फैक्टर मतलब ये होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमको खींचती हैं कि इस तरफ आ जाइए, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमको खींचती हैं कि नहीं आप शहरों में जाके निवास कीजिए, इसे हम कहते हैं पुल फैक्टर। और पुल फैक्टर कहते हैं। और पुश फैक्टर वो होता है कि जो हमको गांव में से पुश करती हैं, धक्का देती हैं कि नहीं भैया आप यहाँ गांव में तुम न रहो, तुम जाके शहर में रहो। तो यह दो प्रकार के कारक हो गए। कुछ चीज़ें होती हैं जो खींचती हैं, आकर्षित करती हैं, कुछ होती हैं क्या धक्का दबाव देती हैं या धक्का देती हैं कि नहीं आप यहाँ से क्या है प्रवासन कर जाइए। उदाहरण के रूप में देखिए, जिसमें पहला दिया हुआ है धार्मिक उत्पीड़न। यदि गांव में धार्मिक उत्पीड़न होगा तो लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जाएंगे। तो यह आपको क्या कर रहा है, धक्का दे रहा है कि नहीं गांव से आप क्या करिए प्रवास कीजिए। या शहरों में ज़्यादा धार्मिक उत्पीड़न है तो आपको धक्का दे रहा है कि दूसरी जगह जा कर के आप क्या करिए निवास करिए। तो यह क्या होता है, यह खिंचाव में नहीं आएगा, ये पुश में आएगा, पुल में नहीं आकर के ये क्या होगा पुश होगा। तो इस प्रकार से यह गलत हो जाता है। दूसरा क्या है, प्राकृतिक आपदाएं। जहाँ पे प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं वह आपको प्रेरित कर रहा है कि नहीं यह स्थान सुरक्षित नहीं है, आप यहाँ से क्या कीजिए प्रवास कर जाके दूसरी जगह पे जहाँ पे प्राकृतिक आपदाएं न आती हों वहाँ पे चले जाइए। तो यह भी क्या है आपको धक्का दे रहा है न कि खींच रहा है। तो इस प्रकार से यह क्या हो जाएगा, यह भी गलत हो जाएगा। नौकरी के अवसर,
कहीं किसी शहर में नौकरी के खूब अवसर हैं तो आपको बुला रहा है कि आप यहाँ पे आ जाइए, वहाँ नौकरी का अवसर नहीं है तो आप यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे नौकरी का अवसर है, आप यहाँ पे नौकरी आराम से पा जाएंगे। तो यह मतलब यह क्या कर रहा है, आपको खींच रहा है अपनी तरफ कि नहीं आइए आप यहाँ पे रोज़गार के अवसर उपलब्ध हैं। यह हो जाएगा। तीसरा अंतिम भी देख लेते हैं दोस्तों, सशस्त्र संघर्ष। सशस्त्र संघर्ष यानी किसी देश में संघर्ष हो रहा हो तो आपको खींच नहीं रहा, वो भी कह रहा है कि नहीं यहाँ पे ज़्यादा खतरा है, आप यहाँ से प्रवास करके कहीं दूसरी जगह चले जाइए। तो यह भी क्या है, प्रवास करने के लिए क्या है, यह क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, यानी धक्का दे रहा है कि आप यहाँ से क्या कीजिए, प्रवास कीजिए। तो इस प्रकार से सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, पुश फैक्टर और पुल फैक्टर। पुश फैक्टर मतलब जो आपको खींचता हो कि नहीं आप यहाँ आ जाइए। पुल फैक्टर यह मतलब कि जो उस क्षेत्र से आपको धक्का दे रहा है कि आप कहीं दूसरी जगह पे चले जाइए। तो नौकरी के अवसर जो है ये क्या है, पुल फैक्टर है। बाकी इसमें से तीनों क्या है, पुश फैक्टर हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है पुल फैक्टर यानी खिंचाव की बात कर रहा है, तो खिंचाव मतलब सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व प्रजनन सर्वेक्षण कार्यक्रम की स्थापना किस संगठन ने की? विश्व प्रजनन सर्वेक्षण कार्यक्रम, इसकी स्थापना की बात करेंगे तो यह जो है 1885 में स्थापित हुई थी। विश्व प्रजनन सर्वेक्षण कार्यक्रम की स्थापना जो हुई थी 1885 ईस्वी में हुई थी। और क्षमा चाहते हैं दोस्तों, इसकी स्थापना जो होती है वो 1972 ईस्वी में हुई थी। विश्व प्रजनन सर्वेक्षण कार्यक्रम की स्थापना 1972 ईस्वी में होती है। तो ये पूछ रहा है कि किस संगठन के सहयोग से इसकी स्थापना होती है। तो अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्था है, UNFPA संस्था है, USAID संस्था है, UK ओवरसीज डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन संस्था है। तो विश्व प्रजनन सर्वेक्षण संस्थान कार्यक्रम की स्थापना 1972 में होती है। वो जो है अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्था के सहयोग से होती है। तो ए विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यदि हम अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्था की बात करें तो यह संस्था जो है 1885 ईस्वी में स्थापित हुई थी। और UNEPA जो है यह संस्था जिसे हम यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के नाम से जानते हैं, इस संस्था की स्थापना जो है 1969 ईस्वी में 1969 में हुई थी। और USAID जिसे यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना जो है 1961 में हुई थी। इसको भी ध्यान रखिएगा आप लोग, कभी कभी यह भी पूछा जा सकता है। यह 1969 ईस्वी में 69 में, इस संस्था की स्थापना 1885 ईस्वी में। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। विश्व प्रजनन सर्वेक्षण कार्यक्रम संस्थान जो है 1972 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से 20 प्रश्नों का ये टेस्ट सीरीज पूर्ण होता है दोस्तों। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।